जब सीएसएस का इम्तिहान पूरा होता है, रिजल्ट आता है, तो एग्जामिनर ना अपनी रिपोर्ट देता है कि मेरे सब्जेक्ट के अंदर नंबर ना आने की वजह क्या है। मेरे सब्जेक्ट में कुछ लोगों के नंबर नहीं आए क्योंकि उन्होंने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। गो फॉर द रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनर, मुझे छोड़े। एग्जामिनर से पूछे जाके कि भाई क्या करना है। एग्जाम 2017 से लेकर ऑनवर्ड साल की रिपोर्ट, 5 साल की रिपोर्ट्स पढ़ने, 4 साल की पढ़ने, 10 साल की रिपोर्ट्स पढ़ने। रिपोर्ट में लिखा होगा ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। आपने उसी से नोट्स बना लिए, अच्छा ये सब्जेक्ट में ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसने लिखा हुआ है कि अच्छा स्टूडेंट ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, जो कि गलत था। आपने नोट्स में लिख दिया अच्छा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। छोड़े मुझे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जाए एग्जामिनर से पूछे, और एग्जामिनर से पूछने का तरीका क्या है, अपने पास जो है वो रिपोर्ट उसकी निकाली, जो सीएसएस के एग्जामिनर की रिपोर्ट है, हर साल आती, हर साल आती, उसी से पूछे उसने क्या किया। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट जो है उसको एग्जिस्ट करता है। आपका आंसर क्लियर हो गया? अच्छा अगला सवाल है, सर आई एम न्यू एंड आई एम सो कंफ्यूज्ड राइट नाउ अबाउट व्हिच फैकल्टी इज बेस्ट एंड नो प्रॉपर गाइडेंस इज रीचिंग मी। अच्छा जी, टेक्नो पॉप 5 एलटी, ये टेक्नो पॉप 5 एलटी है। अब इसका मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है जी बेसिकली, सो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं। एज फार एज एकेडमी आर कंसर्न, अब मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी तरफ जाए किसी तरफ ना जाए, और मैं ये भी कहूंगा अच्छा मेरे वाले, ठीक है, मैं आपको तब तरीका बताता हूं। देखिए मेरी ना ये आदत नहीं है कि अच्छा नहीं इधर आ जाए, ठीक है, मैं उसको तरीका बताता हूं, आप उस वीडियो में पूरी चेक करें। तरीका नंबर 1 बड़ा सिंपल सा है। क्या एक सर्टेन एकेडमी ऐसी एग्जिस्ट करती है कि जिन्होंने चेहरा किसी का दिखाया और काम कोई और कर रहा है, पढ़ा कोई और रहा है, पेपर कोई और बना रहा है, चेक कोई और कर रहा है। अच्छा नंबर 2, पहले 2-3 लेक्चर तो बड़े अच्छे हुए, ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन नहीं हो रही। मेरी बात समझ आ रही है? 2-3 लेक्चर के बाद पीछे चेंज हो गया, राइट, या हम तो रोते रहे उनसे कि सर हमें इसकी समझ नहीं आ रही, हमारा पता चेंज कर रहे, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे पास उतना ही हमारे बजट में नहीं है, पढ़ना पढ़ो नहीं पढ़ना ना। मेरी बात समझ आ रही है? इस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है कि क्या जो चीज आपने कही एज अ स्टूडेंट वो इंप्लीमेंट हुई। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कोई डिसकंटिन्यूएशन तो नहीं आई दरमियान में इस कॉन्टेक्स्ट में। या नंबर 3, द पीपल हु आर रनिंग अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु आर बेसिकली टीचिंग। किसी का चेहरा दिखा दिया, मैं बहुत सी एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं, मैं नहीं दूंगा, कि जिसमें सर्टेन एक चेहरा दिखाया जाता है कि जी ओनर ये है, ठीक है जी, और ये सर्टेन अफसर है, ठीक है ना, और उसके बाद पीछे कोई और है, चेक भी कोई और कर रहा है, पढ़ा भी कोई और रहा है, टेस्ट कोई और ले रहा है, फीडबैक कोई और ले रहा है, पेपर बना कोई और रहा है। मेरी बात समझ आती है? तो ये क्राइटेरिया जो है ना वो एजुकेटर क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि अगर ये जगह जहां पर एग्जिस्ट नहीं करते, आप उसके लिए क्या करें। चौथा तरीका जो आप कर सकते हैं वो आप स्टूडेंट्स जो हैं जो सर्टेन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, राइट, आप उन स्टूडेंट से पूछिए ऑनलाइन बैठे कि भाई आप सर्टेन इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, क्या फीडबैक है, अच्छा आप उसमें पढ़ रहे हैं क्या फीडबैक है, अच्छा आप उसमें पढ़ रहे हैं क्या फीडबैक है। मेरी बात समझ आ रही है? तो फीडबैक है, फीडबैक तो एग्जिस्ट करता है। भाई मैंने तो किसी को पैसे नहीं दिए कि जाओ भाई मेरे लिए तुम्हें मैं 100 रुपए दूंगा, मेरे लिए अच्छी बातें करनी है, 100 रुपए में आप कौन बात करता है। अच्छा बात समझ आती है? तो यू कैन आस्क द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, राइट, एंड देन गिव द आंसर। उसकी बात तो मुझे नहीं है जहां पे आपका जो है वो आइडिया एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी सर, मैंने बीएस एजुकेशन किया है और सीएसएस में एजुकेशन के हवाले से कोई सब्जेक्ट नहीं, तो मैं रख सकती कोई भी सब्जेक्ट जो कि नहीं हो। इसकी बात नहीं, अगर एजुकेशन एग्जिस्ट नहीं करता, देखिए एजुकेशन पीएमएस में एग्जिस्ट करता है एज सब्जेक्ट, एजुकेशन का सब्जेक्ट सीएसएस में नहीं है। एंड आई एम नॉट क्रैमिंग पर्सन, बट मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, मैं क्या ऑफर सकूं। देखिए ऑब्वियस बात है ना, अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज में, देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट। सबसे पहला मैंने आपको बताया मटेरियल कितना अवेलेबल है, और नंबर 2 इंटरेस्ट, उसका मटेरियल भी अच्छा है, इंटरेस्ट भी अवेलेबल है आपका, तो आप पहले में क्लास 2 हो गए पहले में, तो आप इसका मतलब है आपके लिए आसान है, बाकी चीजें देखना अल्टीमेट। बाकी देख ले, आपको किसी और सब्जेक्ट में हेल्प होगी, देखें पढ़ा कौन रहा है, राइट,
ये सारी चीजें उसमें ऐड कर लें, आप जो मर्जी सब्जेक्ट उसके अंदर रखें। लेकिन अगर आप सीएसएस की तरफ जाना चाहते हैं तो सीएसएस के अंदर जो है ना वो एजुकेशन सब्जेक्ट जो नहीं ऑनलाइन तो है। जी सर, आलिया खान पूछती है कि सर in MSc I studied maths but now I am studying social sciences for CSS but I am interested in आप क्या सजेस्ट करें? अच्छा क्या पूछे आलिया ने सवाल किया है कि मैंने मैथ्स पढ़ा है बैचलर्स के अंदर और उसके बाद मैं सोशल साइंसेस पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने सीएसएस की तरफ जाना है तो मुझे समझ नहीं आ रही है इसकी तरफ जाऊँ। आप दोनों रख सकती हैं, आपके पास सोशल साइंसेस भी अवेलेबल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैथ्स भी अवेलेबल है। मैथ्स में अगर आपका बैचलर्स आपने किया हुआ है बड़ा आसान काम है, आप ये देखिए ना आपका जो है ये नंबर 2 जो है इसमें प्योर मैथ्स की अप्लाइड मैथ्स की 200 नंबर तो ये पूरे हो गया, ठीक है 200 नंबर यहां से पूरे हो गए, बाकी आपके सब्जेक्ट आगे सोशल साइंसेस के बाकी सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है। जेंडर पढ़ना है जेंडर पढ़ लें, पब्लिक एड पढ़ना है पब्लिक एड पढ़ लें, बिजनेस एड पढ़ लें बिजनेस एड पढ़ लें। मेरी बात समझ आती? तो ये तो आपके बल्कि आसान है, अच्छी बात है कि आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है। मैथ्स पढ़ा हुआ तो फायदा है अप्लाइड मैथ्स और प्योर मैथ्स दोनों अवेलेबल है। ऊपर से जनाब आपने जनरल साइंस और मिलिट्री में भी 40 नंबर का मैथ्स है, वहां में भी हो सकता है, ठीक है। ये तो बल्कि ज्यादा अच्छी बात है कि आपके पास दोनों ऐसे आपका वो सब्जेक्ट है जो बेसिकली किसी का नहीं होता, ठीक है, ये कम लोगों का होता है, ठीक है। बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरा सर्टन क्या है कि आप दोनों की तरफ जा सकते हैं अल्टीमेटली। अच्छा एक मिनट, एक सवाल और है जी स्टूडेंट का। अच्छा सर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एकेडमी में पढ़ा रहे हैं आप, मुझसे पूछते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में जी बिल्कुल पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स की अगर इंटरेस्ट होगा तो हम उसको बिल्कुल जो है वो ऑफर करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो जरूर पढ़ाएंगे उसमें। अच्छा जी हाजरा कह रही है जी सर आई एम डन विद जीएसए now that 9 months are left can I appear for CSS 2024? I mean to say are 9 months sufficient for preparation? जी बिल्कुल। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ मेरा अपना क्राइटेरिया है, जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको ऑप्ट करें। मेरा क्राइटेरिया है, मेरी नजर में अगर एक स्टूडेंट के पास 7 से 8 महीने हैं तैयारी करने की कंपेटिटिव एग्जाम की तो बहुत अच्छी तैयारी है। इसमें से 5 महीने तो आपके लग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पढ़ते पढ़ते, 2-2.5 महीने लग गए आपको कवर करते करते कंपल्सरी, 2-2.5 लग गए आपको करते करते क्या ऑप्शंस। पीछे आपके पास कम से कम 2 से 3 माह होने चाहिए ऐसे जिसमें आप सिर्फ लिखें, रिटन प्रैक्टिस, रिगरस रिटन प्रैक्टिस। इफ यू हैव एम्पल टाइम आफ्टर 4 to 5 months, जितना 4 से 5 महीने के बाद का टाइम है उसमें सिर्फ रिटन प्रैक्टिस करिए, लिखते जाएं। मुझे भी तब याद है मैं सीएससी तैयारी कर रहा था तो मेरे सर मुझे ये कहते थे, कहते बेटा आपने लिखना है। मैंने कहा सर क्या लिखूं, मुझे मजाक कहते बेटे तुम्हारे हाथ चलने चाहिए हाथ। मैं कहा सर अच्छा। मुझे कहते यार बेटे तुम ना दिन में बेशक आधा घंटा लिखिए मत पेपर के ऊपर, लेकिन हाथ ना रुके, क्योंकि जब तक तुम्हारा हाथ चलता रहा ना एक फ्लो बन जाएगा तुम्हारा। और पेन ना चेंज करना, पेन वही रखना शुरू से जिससे तुम्हें इम्तिहान देना जाता है, ताकि वो तुम्हारे हाथ में सेट हो जाए, ताकि तुम्हें बार बार पेन चेंज करोगे। कोई पेन जो होता है उसकी नेक छोटी होती है, कोई पेन ऐसा होता है जो कि थोड़ा चौरस होता है, वो ग्रिप नहीं होता सही तरह। कुछ पेन ऐसे होते हैं जो गोल होते हैं, कुछ पेन जो है उनकी चौड़ाई ज्यादा है, वो हाथ पे सेट नहीं होते। मेरी बात समझ आती है? तो पेन सेम रखो और लिखो। तो अगर आपके पास 5 महीने 4 महीने हैं मटेरियल इकट्ठा करने के और बाकी आपके पास 3 से 4 महीने हैं लिखने के, तो मोर देन इनफ है आपके पास सारे का सारे। Sir, I am a doctor. If choosing among cramming and analyzing, I can cram as compared to analyzing things. How can I know whether I should choose political sciences and IR, keeping cramming in mind and high scoring subject among two? देखिए इस चीज को अंडरस्टैंड करें, क्रैमिंग करनी है या एनालिसिस करना है ये मैं नहीं समझा सकता, ये एक स्टूडेंट को खुद समझ आती है। लेकिन क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि आप क्रैमिंग ज्यादा बेहतर कर सकती हैं, राइट? तो अगर मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में बात करूं तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में क्रैमिंग थोड़ी ज्यादा है बनिस्बत के आईआर। एरिस्टोटल ने जो कह दिया वो कह दिया, तो दोबारा निकल के कुछ नहीं कहना। प्लेटो ने जो बोल दिया वो बोल दिया, सोक्रेटिस ने जो कह दिया वो कह दिया, मैकियावेली जो कह चुका है वो कह चुका है, हॉब्स ने या शॉ ने जो कहना था वो कह दिया है, वो उधर ही रहेगा। आप उसको लगाना कैसी है जगहों के ऊपर, राइट? ये थोड़ी क्रैमिंग चाहिए हल्की सी। आई एम नॉट सेइंग कि टोटल क्रैमिंग है, लेकिन इसमें थोड़ा क्रैमिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा है।
आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी। अब आपके साथ थ्योरी नहीं याद होगी, करनी पड़ेगी भाई, ग्राफिंग चाहिए उसके लिए। आईआर है टोटल एनालिसिस वाला सब्जेक्ट। सर मुझे लगता है कि यूएस और चाइना के दरमियान में ही हो सकता है, सर मुझे लग रहा है फ्यूचर में ही हो सकता है, सर मुझे लग रहा है यूक्रेन वॉर में ही पॉसिबिलिटीज है, सर मुझे लग रहा है ताइवान में ही चल रहा है। मेरी बात समझ आती है? वो एनालिसिस है, प्रॉपर एनालिसिस। और इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको समझ नहीं आती ना, आप दोनों सब्जेक्ट्स में से एक एक सवाल करें और उस सब्जेक्ट के टीचर को चेक करा दें। राइट? आप कहते हैं सर मुझे कैसे समझ आएगा मेरा एनालिसिस अच्छा है या बुरा है? आप एक क्वेश्चन का एनालिसिस करें, उस सब्जेक्ट के टीचर को जाके चेक करा देंगे, सर ये मैंने एनालिसिस किया है, वैसे मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता ना मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने एनालिसिस किया, जरा मुझे ये बताएं कि डज माय एनालिसिस मेक सेंस? राइट? तो कहा हाँ यार समझ आ रही है तुम्हारी। सर ये एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि मैं कोशिश करता रहूं, हाँ करो, गुड, जाओ फिर एनालिसिस करो। लेकिन वो कहते हैं यार एनालिसिस तुम्हारा ठीक नहीं है, क्रैमिंग करो, फिर आप क्रैमिंग भी करो। सर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को कौन से ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए? ये फार्मा का क्वेश्चन है जो देख रहा है। हाँ जी, मेडिकल के स्टूडेंट्स। अच्छा, सवाल बार-बार पूछ रहे हैं जी कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को कौन-कौन स्टूडेंट्स के साथ जाना चाहिए। मैं आपको फिर कोई बात बता दूं कि मैं कोई सब्जेक्ट ऑफर जो है ना वो रेकमेंड नहीं करूंगा कि सर्टेन सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ना कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता। इसलिए मुश्किल नहीं होता क्योंकि ना उन बेचारों की आदत होती है पढ़ के, उन्होंने वो सब्जेक्ट भी पढ़े हुए होते हैं जो शायद कभी उन्होंने पहले जिंदगी में नहीं पढ़े, और वो सब्जेक्ट भी पढ़ चुके होते हैं जो बाकी किसी बंदे ने नहीं पढ़े होते। राइट? तो अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े थे, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होंगे, आप जिस मर्जी सब्जेक्ट की तरफ जाइए। राइट? लेकिन मुझे लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है, मुझे लगता है कि 50% डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका एनालिसिस अच्छा होता है। राइट? 50% वो होते हैं जिनकी क्रैमिंग अच्छी होती है, बस किताब में वो उनको लगता आता है, छाप देते जाके। तो अगर आप क्रैमिंग वाले डॉक्टर हैं, ठीक है, तो फिर क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट रखें। राइट? अगर आप एनालिसिस वाले हैं कि नहीं सर क्रैमिंग को छोड़े, क्रैमिंग तो होती ही, यहां पर भी नहीं होती, बात समझ आती है? पता नहीं वहां पे मेडिकल कॉलेज में कैसे पहुंचे, मेडिकल कॉलेज में हमें कैसे सर्वाइव किया, ठीक है? तो है हमें सर एनालिसिस वाले, तो एनालिसिस वाला सब्जेक्ट रखें। आई विल नॉट रिकमेंड यू सर्टेन सब्जेक्ट्स कि आप सर्टेन सब्जेक्ट्स रखें, जी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको मैंने बताई हैं, इनमें से जो मर्जी एनालिसिस आप अपने पास रखें, लेकिन आई विल रिकमेंड यू आप ना खुद पहले अपने आप को जज करें, अपने आप को जरा पहले हैव योरसेल्फ इन द हॉट वाटर्स, खुद तो देखिए ना, जरा खुद तो निकालिए, कोई 5 सब्जेक्ट निकाल के तो लेकर आएंगे, सर मैंने अपने जाती ओपिनियन में ये 5 रखे, मेरा ये बेस्ट है, मेरी तरफ से ये 5 है, लेकिन मैं अभी भी 1-2 सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हूं, देखो सर मैं अभी 1-2 सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हूं, तो फिर तो और बात है। लेकिन इफ यू वांट मी टू सजेस्ट यू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फिर मैं तो भाई वो सब्जेक्ट सजेस्ट करूंगा जो मुझे बहुत अच्छा आता है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, और आपको मजबूरन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं करेगा, आपको समझता है वो, ठीक है? क्वेश्चन बस मैंने रखा है सर इंटरनेशनल रिलेशंस, यूरोपियन हिस्ट्री, सर क्रिमिनोलॉजी, सर पंजाबी, हाँ जी, और सर मैंने रखा है एनवायरमेंटल साइंसेस। ठीक है सर मैंने एनवायरमेंटल साइंसेस इसलिए रखा है क्योंकि मैंने O लेवल में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ज्योग्राफी ऐसे 3 दफा ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। ठीक हो गया, यानी कि आपकी बेसिक क्लियर है एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे में। सर इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा ये सब्जेक्ट रखने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट रखने से पहले क्या आपने इन सब्जेक्ट्स के सिलेबस निकाल के देखे? जी सर फुल रखा है सर। है आपको ये एनवायरमेंटल साइंसेस क्या बात कर रहे हो, इसमें आपने इसका सिलेबस निकाला? जी सर। इसमें से कितने % सिलेबस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा? सर ऑलमोस्ट 18-20%। बस ठीक है, वेरी सर पर मुझे जिस सब्जेक्ट कहती है जो जेंडर स्टडीज पढ़ी सर। अच्छा सर क्योंकि कह रहे थे सारे कि ऐसे में हेल्प करती है, रिसर्च पूरी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है सर, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया सर। जब आपने ग्रुप पे डाल दिया कि उन्होंने बेसिकली आपको रिकमेंड किया कि आप एनवायरमेंटल छोड़ें और जेंडर की तरफ जाएं। सर क्योंकि ऐसे का कांटेक्ट अच्छा मुझे बात बताओ, आपको जेंडर की समझ आती है? पता नहीं सर मैंने कभी पढ़ा नहीं आपने? इसके पास पेपर्स निकाल के देखो, छोड़ो किसी ने आपको क्या कहा इसको छोड़ो, आप इसके पास पेपर्स निकालो, नंबर 2 आप इसका सिलेबस निकालो, राइट? और खुद पहले देखो कि क्या आपको समझ आती है जेंडर की, खुद देखो, अंडरस्टैंड करो। अगर आपको उसकी समझ आती है, पास्ट पेपर्स भी आपने निकाल लिए हैं, सब समझ भी आ रही है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने वैसे पढ़ा तो कभी नहीं है, राइट, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, तो मटेरियल भी अवेलेबल है, इंटरेस्टिंग भी है, और बाकी सब्जेक्ट में हेल्प भी हो रही है, तो क्लास 3 तो हो गया।
बात समझ आ रही है? इधर +2 हुए क्योंकि पास का नॉलेज है बस, और किसी और सब्जेक्ट में हेल्प हो रही है, तो फिर 2 3 कर दो उसको। मैं ये तो कह रहा हूं, निकालो तो सही उसको, जिसमें आप कंफ्यूज हो उनके दरमियान बैठ के जरा सोचो तो सही कि यार क्या कंफ्यूजन है जिनके अंदर डिस्कशन चल रही है। जी सर, और सवाल कोई और आ रहा है? अच्छा जी, कोई सवाल आ रहा है जी? ठीक है जी, हाजरा कह रही है कि सर आई एम डन विद जीएसए, जो भी हो गया डन हो गया जीएसए, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, और क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। सर, I have done my graduation in zoology with distinction, mashallah, but the group head in zoology also has a subject gender studies. I am interested in gender studies and it's quite easy as well, and syllabus of zoology in CSS is quite extensive. What should I do? Go for the subject जिसमें आपका इंटरेस्ट है। देखिए मेरी बात सुनिए, एक सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है, राइट, और एक सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। मेरी बात समझ आती है? आप मुझे बताएं, खुद अंडरस्टैंड करें, एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, राइट, तो किसकी तरफ जाना चाहिए? लॉजिकल, उस सब्जेक्ट की तरफ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि पता क्या है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है ना, उसमें मैं डिस्टिंक्शन ले सकता हूं। अगर मैंने एक सर्टन सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन ले ली है जो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं मेहनत करके उसमें डिस्टिंक्शन ले ली, तो व्हाई नॉट आई गो फॉर अ सब्जेक्ट जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं उतनी ही मेहनत करूं उसके अंदर जितनी मेरे अंदर उस सब्जेक्ट में की थी जिसमें मैंने डिसीजन ली थी, तो मैं इसमें डिसीजन ले सकता। इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। इफ यू डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन अ सर्टेन सब्जेक्ट, प्लीज डोंट गो फॉर इट। आप मार खाएंगे उस सब्जेक्ट में क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। तो इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्रा, आई होप इट इज क्लियर। सर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं जी? बिल्कुल पढ़ा रहे हैं जी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं जी, हम यहां पर पढ़ा रहे हैं, समरी पढ़ाते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा जी, पोको 812 कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा नीचे नाम लिखा है, सॉरी, Political science with history, gender studies, constitutional law, Punjabi. How to make notes of optional subjects for C? लेकिन मैडम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो पॉइंट है ना, वो तो टॉपिक है ही नहीं। मतलब ऑप्शंस तो सॉरी सब आप कह रही हो हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स का तो ये है ही नहीं डिस्कशन आज। नोट्स मेकिंग के लिए हम अलग डिस्कशन करते हैं और उसके लिए हमारा डिफरेंट क्लासेस रहता होगी नोट्स मेकिंग की, तो वो हमारे उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा इस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि उसकी हमारी क्लासेस रहता होती है नोट्स मेकिंग, तो उसके लिए हम ऑनलाइन डाइट नहीं जा रहे। ठीक है जी सर। सर आइजर का क्वेश्चन है, सर आई एम confused about combining C law or criminology with political science. I am a doctor by profession and C law overlaps with political science somehow. ठीक है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी वो ठीक है। डॉक्टर आयशा कह रही है कि मैं कंफ्यूज हूं दो सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस का किया हुआ है और उसके साथ में क्रिमिनोलॉजी में कंफ्यूज हूं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कंफ्यूज हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो समहाउ पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करता है, और क्रिमिनोलॉजी जो है वो इसलिए रखा है कि सब कह रहे हैं क्रिमिनोलॉजी रख लो क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है। मैं लेकिन आपको फिर इस कांसेप्ट को अंडरस्टैंड करने का होता है। ये 5 क्राइटेरिया सबसे पहले डॉक्टर आयशा, अगर आप मेरी बात सुन रही हो ऑनलाइन लाइव है, आप ये 5-6 क्राइटेरिया पहले निकालें, राइट, मैं आपको टाइम जो है वो दे देता हूं, उसके बाद हम डिस्कशन दोबारा करेंगे। आप इसके अंदर यानी इधर लिख लें आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इधर रख लें क्रिमिनोलॉजी, आप जरा +1 या 0 करके देखिए, आप कौन सब्जेक्ट के अंदर +1 0 होता है, राइट, जिसमें आपके पास +1 ज्यादा होता है उसको आप रख लें, एडमिट कर लें। मेरी बात समझ आती है? तो उसको आप करने की कोशिश करें। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी आप क्यों रखना चाहती हैं, अभी तक मुझे आपने ये क्लियर नहीं किया। इफ यू वांट टू गो फॉर क्रिमिनोलॉजी जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स इज गोइंग फॉर क्रिमिनोलॉजी, तो फिर तो ये क्राइटेरिया अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ आप मुझे कह रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरलैप कर रहा है पॉलिटिकल साइंस के साथ समहाउ, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट, कि ओवरलैप कर रहा है तो मैं रख लेती हूं, लेकिन क्योंकि बाकी सब क्रिमिनोलॉजी रख रहे हैं तो मुझे भी नहीं कहा क्रिमिनोलॉजी रख लो नहीं। सो व्हाई यू आर गोइंग फॉर क्रिमिनोलॉजी, यू आई एम स्टिल नॉट क्लियर। अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप उसका जवाब दें डॉक्टर आयशा, ताकि मैं आपको फर्दर उसके बारे में बताऊं। सर उनका जवाब है तो मुझे बताइए। जी सर। मां कह रही है कि सर आई वांट टू जॉइन योर इंस्टीट्यूशन पोलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, व्हेन इट विल गोइंग टू बी स्टार्ट। वहां उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा नंबर के ऊपर, ठीक है जी, आपको स्क्रीन पे नीचे एक नंबर आ रहा होगा, ठीक है, तो हमारा जो है वो 0303 644 9744, ठीक है, तो इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना है आपको इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर से जो है मिल जाएगी। सर क्या सीपीआई में क्रिमिनोलॉजी सर मौजूद पढ़ाएंगे? मैं खुद ही सर मौजूद हूं और मैं ही जो है वो क्रिमिनोलॉजी जो है वो मैं ही जो है वो पढ़ा रहा हूं, तो अभी तक, ठीक है जी, तो मैंने नहीं जो उसको जो है वो उसकी तरफ जो है चलना। अच्छा, और
आगे जी आगे कौन है जी? अच्छा एक मिनट, काफी ज्यादा क्वेश्चन कटी आ रहे हैं सर। हाँ जी एक सवाल है सर, मैंने नया एक मिनट। अच्छा स्पुमे कह रही है इज दिस स्कोरिंग क्राइटेरिया द सेम फॉर सीएसएस स्पेशल एग्जाम ऑफ फीमेल कोटा 720? एब्सोल्युटली सेम। 720 वाला कोटा वाला जो पॉइंट है बिल्कुल सेम है, क्योंकि उसमें आप कह रहे हैं कि सर अगर फॉर एग्जांपल कंपटीशन थोड़ा कम है ना तो सीटें भी थोड़ी हैं, राइट? इंपॉर्टेंट सीटें थोड़ी हैं उसके अंदर, तो द मोर द नंबर द हायर द एजुकेशन। Is 7 and 8 also enough with English writing not good enough means grammar mistakes? Yes. 7 से 8 महीने, देखिए मैं जब बात करता हूँ ना 7 से 8 महीनों की, आई एम नॉट सेइंग कि उन 7 से 8 महीनों के अंदर आप जनाब 15 दिन छुट्टियों पे चले जाएं, फिर 15 दिन बाद वापस आ जाएं, फिर आपके ज़हन में आएगा अच्छा वर्जन बड़ा टाइम में पड़ा हुआ। 7 से 8 महीने का मतलब ये है ट्राई टू हैव 3 to 4 days schedule only। 3 से 4 दिन का schedule टाइम टेबल बनाना है आपके पास अपने ज़हन में, ज्यादा देर का नहीं। नेवर गो फॉर योर टाइम टेबल मोर देन 3 to 4 days। व्हाई? यू हैव ह्यूमन टेंडेंसी, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, मेरे में तो है। मुझे पता होगा कि मेरे पास महीना पड़ा है, मैं नहीं करता हूँ। मुझे पता है ना 3 दिन है, 3 दिन में मुझे मुकाना है ये सारा कुछ, मैं जरूर करूंगा। एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिज और हर ओन कैपेसिटी। 3 से 4 दिन का टाइम टेबल बनाएं, बेशक 2 क्वेश्चन रख लें उसके अंदर कि मैंने 3 दिनों में 2 क्वेश्चन करने, rather than making a timetable of 1 month and having a full book। नहीं हो सकता, क्योंकि आपको नहीं पता उसमें क्या होगा। अब आपने 3 दिन का टाइम टेबल बनाया, 4 दिन का बनाया, 2 क्वेश्चन रख लिए, हो गया पूरा। अगले 4 दिन का बना रहे हैं, उसमें 2 की बजाय 2.5 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले 4 दिन का बनाया। टाइम टेबल शुड बी स्मॉलर, शॉर्टर, स्क्वीज टाइम टेबल, उसका फायदा ज्यादा होगा। Sir, I said the response again. जी। Sir, I heard CLO is difficult without any background, but I wanted to have more concepts. Criminology, because somehow mostly doctors go for it and expect good marks. कोई बात है ना कि आप मुझे डॉक्टर ऐसा ये कह रही है क्रिमिनोलॉजी लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि मेजॉरिटी लोग ही रखते हैं, राइट? तो अगर मेजॉरिटी लोगों की वजह से आपने सर्टेन सब्जेक्ट रखना है विदाउट योर ओन इंटरेस्ट, तो फिर आप अपने उसके ऊपर बलबूते के ऊपर उसके ऊपर आप रख लें। अगर आप ये कहें मुझे कि देखें जी उसमें थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए सी लॉ के अंदर यानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर, तो मुझे बात बताइए कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट एनालिसिस नहीं है? हर एक में। अगर पॉलिटिकल साइंस में आपको सोक्रेटिस समझ आ रहा है, आपको प्लेटो मैकियावेली आपको समझ आ रहा है, तो आपको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ नहीं समझ आएगा, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ नहीं समझ आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है नहीं समझ आएगा, राइट? एवरी सब्जेक्ट हैज अ सर्टेन एनालिसिस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट यू नीड टू क्लियर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर कि आप वो करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। मैं अगर आपकी जगह हूं, आई एम नॉट सेइंग मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं एक सब्जेक्ट में मेहनत करके पॉलिटिकल साइंस में बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, राइट? मेरा एक पूरा पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का भी कवर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ते हुए मेरा पॉलिटिकल साइंस कवर हो रहा है, राइट? मैं दोनों सब्जेक्ट इकट्ठा रखूं, थोड़ा टाइम मेरा बचे उसमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बाकी पॉइंट्स को भी एब्जॉर्ब करें। आई विल नेवर गो डोंट्स में मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था, सब्जेक्ट इसलिए नहीं रखना कोई और रखता है। नेवर गो फॉर अ सब्जेक्ट दैट यू सर्टेनली बिलीव। हां आप मुझे कह सकते हैं क्रिमिनोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, क्रिमिनोलॉजी का सोर्सेज काफी अवेलेबल है, क्रिमिनोलॉजी जो है ना मुझे आसान लगती है, क्रिमिनोलॉजी पढ़ने से मुझे फिनांस सब्जेक्ट में हेल्प होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका क्राइटेरिया ये है कि समवन एल्स इज ऑप्टिंग दिस सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई यू आर ऑप्टिंग दिस सब्जेक्ट, आई सर्टेनली बिलीव दैट आप उसको ना कीजिए। अच्छा जी, वन मोर क्वेश्चन प्लीज मेरे को सुन लो। I have registered for the session which is being started from 10th May in CPI. Is this date confirmed? Thank you. Yes, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बिल्कुल कंफर्म है जी। तो वो आपको बाकी मैसेज के ऊपर हम इन्फॉर्म करेंगे, बाकी बिल्कुल अभी तक कंफर्म है सर। सर जो इंटरनेशनल रिलेशंस रखा है बाय एनी चांस वो यूएस हिस्ट्री रखें कि वो अपना यूरोपियन हिस्ट्री के साथ ही जाए? जरूरी नहीं, हो सकता है आपको हिस्ट्री रखनी ना पड़े, आईआर के साथ कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको हिस्ट्री रखनी पड़ेगी, राइट? कोई जरूरी नहीं बाकी ग्रुप्स में से कोई सब्जेक्ट रख लो। देखो कंपल्शन नहीं है कि यू हैव टू गो फॉर आइदर यूएस हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री जस्ट बिकॉज़ यू हैव ऑप्टेड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट? मुझे आपसे पूछे ना तो इंटरनेशनल रिलेशंस राइट रख के आपको यूरोपियन हिस्ट्री में आपको फायदा देती है, यूएस हिस्ट्री को बहुत फायदा देती है। आप इस यूएस और यूरोपियन में एक सब्जेक्ट इसलिए ना रखो कि आपने खुद आईआर रखा है,
आप इन दोनों में से सब्जेक्ट जो रखना है ना, उसमें ये चीज निकालो, आपका इंटरेस्ट उसमें किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, मटेरियल किसका ज्यादा अवेलेबल है, राइट, अल्टीमेटली चीज पेपर्स किसके ज्यादा अवेलेबल, पास्ट पेपर्स के अंदर जो है वो उसके अंदर जो मतलब पास्ट पेपर्स अवेलेबल है, सब्जेक्ट कितना पुराना है, इसके अंदर मटेरियल किसका ज्यादा अवेलेबल है, इन सारी चीजों को कुछ चीजें देखो जो अंडरस्टैंड नहीं है। अब आप मुझे पूछो सर इसमें किसका मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है, खुद पढ़ देखना, खुद मुझसे पूछ रहे हैं, मैं मुझे जो करते सर मुझे बताया आइडिया कितनी चीजें अवेलेबल है और उसमें कितनी, तो पढ़ो, शाबाश शाबाश। सर रिवा के जी सर फिलॉसफी में वैसे तो मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ना कि फिलॉसफी पेन से लिखनी आसान है कि नहीं है, मतलब वर्ड्स में कन्वर्ट करनी। ठीक है, आपने फिलॉसफी ऐसे पढ़ी नहीं मैडम? सर ये पॉलिटिकल साइंस के फिलॉसफर्स पढ़े थे ना। ठीक, आपने पॉलिटिकल साइंस के फिलॉसफर्स पढ़े हैं, आपको वो समझ आते हैं, ठीक है, तो आपने उनकी फिलॉसफी पढ़ी है तो आपको समझ आई कि हाँ मैं कहीं ना कहीं फिलॉसफी पढ़ सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने पॉलिटिकल साइंस के फिलॉसफर पढ़े हैं मैडम, वो लिखे हैं, मतलब आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? सर वो मैं लिख लूंगी बड़े आराम से। नहीं, अगर आप वो लिख सकती हैं तो भी तो फिलॉसफी है, सेम ही तो फिलॉसफी। लेकिन अगर आप वो लिख सकती, आप अब टेस्ट करना चाहती हैं अपने आप को, आप टेस्ट करेंगे कि आप पॉलिटिकल साइंस के फिलॉसफर्स वाला जो क्वेश्चन आप पूरा कर सकती हैं, करके इसको चेक करा। अगर वो कहे कि आपका ये फिलॉसफी वाला जो पोर्शन है इस पे अच्छी कमांड है, आप अच्छा लिख रहे हैं, तो मैडम वो फिलॉसफी, यानी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी तक आपके सवाल के मुताबिक मैं फिलॉसफी आपने इसलिए कभी पूछा कि पता लिखना आसान है कि नहीं, टेस्ट करें, टेस्ट करके इसको चेक करवाओ टीचर के रिकमेंडेशन के ऊपर देखें। आप मुझे ये नहीं कहना कि सर मुझे ये चेक करके बताएं कि मैं रखूं ना, आप जरा सर मैंने क्वेश्चन लिखा है इसको जरा ग्रेजुएट करें, ठीक है, और फिर जरा मुझे बता दें इसको बेहतर कैसे करना है, बेहतर करके दोबारा चेक करा दें। लेकिन अगर गलती मेंटेन रहे इसका मतलब ये है कि आपको समझ नहीं आ रही, गलती इंप्रूव हो जाए तो फिर ठीक है जी। मेरे यूरोपियन हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी और मैथमेटिक्स साइंस करने हैं, केमिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आया, टर्मिनोलॉजी और फिलॉसफी में कंफ्यूज हूं, डिग्री बीएस केमिस्ट्री। अच्छा, अब देखिए मैडम मैं इस चीज को मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे पे बोझ ना डालिए सारे के सारे कि मैं कॉन्सेंट्रेट करके कौन सा ना करूं, मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, आप इसमें ना एक क्लियर करें, आप इसके अंदर से सबसे पहले ना कुछ तो होमवर्क करें ना बैठ के कि भाई क्या होमवर्क हो रहा है इसके अंदर से, कौन सा +1 है कौन सा +2। आपने 3 सब्जेक्ट रखनी है, केमिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और आएगा, इसका मतलब ये है कि 400 पूरे हो गए आपके, नहीं आपने रखे हैं यूरोपियन हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी मैथमेटिक्स 300 पूरे हो गए आपके पास, 300 रह गए आपके पास अल्टीमेटली, उस 300 के अंदर से आप कंफ्यूज हैं एट द एंड ऑफ द डे में से कौन सा सब्जेक्ट रखूं। ये क्राइटेरिया निकाल कर देखें, इन क्राइटेरिया के अंदर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा बेहतर लगता है आपको, उसके बाद हम बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। क्योंकि अगर मैं खुद रिकमेंड करूंगा ना कोई सब्जेक्ट तो आप मजबूरी में रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूं, इसलिए मैं वो सब्जेक्ट रिकमेंड नहीं करता कोई ना, नो वन। अच्छा जी, सर आप अपडेट IR यूरोपियन हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी जनरल टेक्नोलॉजी की भी ऑल दैट डूज, इज दिस कम्युनिकेशन गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, आपने रखी है, सोच के रखा है, सारे आपने लिखा है कीपिंग इन व्यू ऑल द डूज, आपने अगर सारे डूज ज़हन में रखी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर आपके मुताबिक सर इतनी बात, सर ये जो आपने बात की सर कि अगर पॉलिटिकल साइंस बंदा पढ़े और उसको उसके फिलोसफर सारे समझ आए और वो उनको लिख सके तो वो फिर फिलोसफी भी अटेम्प्ट कर सकता है? कर सकता है, आई एम नॉट सेइंग करेक्ट, आंसर कर सकता है, तो वही तो बात है। फिलॉसफी में आपको फिलॉसफी समझ आ रही है, आपको लिखना आता है, आपको लेकिन याद रखिएगा ये चीज समझ लीजिएगा, फिलॉसफी में सिर्फ उतनी फिलॉसफी नहीं पढ़नी आपने जितनी आपने पॉलिटिकल साइंस में फिलॉसफी पढ़ी है, आपको उसमें ज्यादा फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी। उसका फायदा क्या होगा, अगर आप ज्यादा फिलॉसफी पढ़ेंगे ना तो पॉलिटिकल साइंस के फिलॉसफर में भी ज्यादा लिखेंगे, वो भी आपका पूरा होगा अल्टीमेटली। सो इफ यू सर्टेनली बिलीव कि मुझे किताब को एक्स्ट्रा नहीं लेनी पड़ेगी फिलॉसफी की ना, मुझे पॉलिटिकल साइंस में फिलॉसफी पढ़ी ना हो तो मैं वही रख लेता हूं, नहीं, यू हैव टू हैव बिगर चंक, आपको फिलॉसफी टोटल फिलॉसफी की ज्यादा किताब लेनी पड़ेगी। सर आपके हिसाब से पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा पढ़ना पड़ता है IR? पढ़ना तो यार दोनों में पड़ेगा, पढ़ना तो दोनों में पड़ेगा, मेरा अपना लकी पीरियड डिफरेंट है ना, मुझे एक सर्टेन सब्जेक्ट का शौक है, मैंने सर्टेन सब्जेक्ट पढ़ा है, मैंने एक सर्टेन सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किया है, राइट, मुझे लगता है वो सब्जेक्ट मेरे लिए आसान है, तो मैं ना रिकमेंड नहीं करता कोई चीजें इस चीज के अंदर। मेरा तो यार 200 नंबर का सब्जेक्ट है भाई, मेरे 200 नंबर का सब्जेक्ट का मतलब है मतलब 2 पेपर्स पढ़ना तो पड़ेगा यार उसके अंदर। जी हो गया जी। सुलेमान कह रहे हैं सर मौजूद ऑफिस सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाते हैं, अभी मैंने बता रहा था, ठीक है, अभी कोई पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी जी मैडम। सर मैंने वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखना चाह रही हूँ इस क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद कि एक बुक मुझे मिल जाए और मैं वही पढ़ लूँ, ठीक हो गया। इधर उधर से मुझे ना मटेरियल करेक्ट
देखिए एक बुक में नहीं मैडम आपको पूरी पढ़ेगी, एक भी सब्जेक्ट नहीं ठीक है मैडम, एक बुक नहीं, हाँ। कोई सब्जेक्ट ऐसा ना रखिएगा, बेशक आप इसको पूरा करें, इस रूल्स को नोट्स को, एक सब्जेक्ट वाला कोई सब्जेक्ट, एक बुक वाला कोई सब्जेक्ट नहीं, आपको एक लोकल ऑथर, एक इंटरनेशनल ऑथर अपने पास रखना है। इंटरनेशनल ऑथर ने सब्जेक्ट पे लिखा होगा, लोकल ऑथर ने सीएसएस के लिए लिखा होगा। मेरी बात समझ आती है? दो डिफरेंट चीजें। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ना जॉशुआ गोल्डस्टीन की बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस, बड़े लोग रेकमेंड करते हैं जॉशुआ गोल्डस्टीन की बुक आईआर पढ़ने। अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने आईआर पढ़नी होती है जॉशुआ गोल्डस्टीन पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उनको मैं पहले पता क्या बताता हूँ बुक रेकमेंड करने से पहले कि इस बुक से आपका 0% सिलेबस कवर होगा, 0%। तो सर क्यों पढ़े? मैं कहता हूँ आपको ना आईआर समझ आ जाएगा, आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ आ जाएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन बनता कैसे। फिर जब आप लोकल कोई ऑथर पढ़ेंगे ना जो सिर्फ सीएसएस के लिए हासिल पढ़ा रहा होगा, आपको सब चीज समझ आ जाएगी, एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू। If you will start from a book that is primarily for a certain subject, for CSS, you will not understand certain ideas, right? If you will understand the entire subject, then you will go for narrow down approach. आपको सब everything will make sense to you. कि हाँ समझ आ गई, मैंने ये पढ़ा था, उसने मुझे ये बताया था, तो उसने मुझे कहा था कि ये हो ना तो ये होता है आगे, तो मुझे लगता है ये होगा, अब मैं देखता हूं कि आगे क्या होगा। ठीक है, समझ आता है बात, समझ आती? ये एक क्राइटेरिया है समझने का सब्जेक्ट्स को। वो सब्जेक्ट्स रखने चाहिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि जो इवॉल्व ना करें, जैसे आईआर है उसके लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, नोट्स अपडेट। ठीक, आप कहते हैं वो सब्जेक्ट हो जो इवॉल्विंग ना हो, तो फिर पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, आईआर की इंग्लिश सब जी, और अगर आप कंफ्यूज हैं फिलॉसफी और क्रिमिनोलॉजी में से कौन सा है? फिलॉसफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और है सर कि वो आप देखिए ना, आप क्राइटेरिया आपने बना लिया कि इवॉल्विंग ना हो, वो सब्जेक्ट हो जो हो गए। मुझे बार बार नहीं कुछ पढ़ना है, मुझे एक दफा किताब बता दें मैंने पढ़नी है, गुड, ये अप्रोच आपकी अपनी एंथ्रो में हम ये इवॉल्व होता रहता है या फिर एक दफा पढ़ लिया तो पढ़ लिया? सर बताइए एंथ्रो तो नहीं है, कोई इवॉल्विंग नहीं, मैंने वो सब्जेक्ट है बड़ा सादा सब्जेक्ट है। सर दो अच्छी बुक्स मिल जाएंगी? जी मिल जाएगी। मैडम वो एक बुक से मुझे वो अच्छा जी। आप सुलेमान ये इसका जो जवाब है ना मैं आपको क्लास में बता दूंगा, क्योंकि लाइव जो है ना बताते अच्छा नहीं लगता कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, लोगों ने कह रहे sir, I should say that sir, everyone is saying that don't go for Urdu because it's lengthy and low scoring. But I am very good in cramming and Urdu. But CSS में? CSS. लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं कि जनाब आप उर्दू ना रखें, ठीक है, वो लोग हैं जो शायद उर्दू लिटरेचर सबको खुद समझ नहीं आती। उर्दू लिटरेचर एक बड़ी मजे की चीज है, और उर्दू लिटरेचर के अंदर जो है वो बड़े नंबर आते हैं। अगर आपको उर्दू लिटरेचर समझ आती है तो वो फिर उर्दू लिटरेचर अगर आपको पढ़ना है, लोगों को ये छोड़ दें। आपको ग्रामर अच्छी आती है, आप लिख सकती हैं, लेकिन उर्दू के लिए आयशा ने सवाल किए, आयशा की स्टूडेंट आयशा, मैं एक आपको चीज आपसे कहूंगा, उर्दू जरूर रखिएगा, सारी चीजें आप पूरी करें, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, उर्दू लिखते वक्त अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो तब जरूर रखिएगा। अगर आपकी राइटिंग मेरे जैसी है तो फिर ना, क्योंकि उर्दू के अंदर नंबर नहीं आते उन स्टूडेंट्स के जो अच्छा खूबसूरत नहीं लिख पाते। पंजाबी में ये प्रॉब्लम आती है, पंजाबी के अंदर अगर आप स्टूडेंट्स के नंबर देखें ना, जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, वो लोग हैं जिनकी राइटिंग खूबसूरत है, क्योंकि आपने बड़ा अरसा हुआ उर्दू नहीं लिखी, आपने 11 पेपर ऐसे लिखने हैं और एक पेपर ऐसे लिखने हैं, आपका हाथ ही नहीं चल रहा। प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, कट मार्कर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, उसके लिए खूबसूरत हेडिंग्स देनी पड़ेगी, शेर व शायरी याद करनी पड़ेगी। अगर आपको सारा कुछ है, राइटिंग अच्छी है, खूबसूरत है, गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट। सर जी ऐसा आपका फाइनल क्वेश्चन है सर, आई हैव चोजन पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जीपीपी, जनरल स्टडीज एंड सोशियोलॉजी। यूरोपियन पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी है, जनरल स्टडीज है और सोशियोलॉजी, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आपने ये सारे डूज रखे हैं अपने पास जो आपको मैंने बताए थे, इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, जरूर कॉम्बिनेशन की तरफ फोकस करें, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन जरूर देखिएगा कि डूज आपने रखी हैं, फॉलो करनी है, डोंट्स भी फॉलो करनी है। अगर डूज और डोंट्स फॉलो करके आपने ये सब्जेक्ट रखे हैं, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, अच्छा जी, स्नातक प्रोफेसर में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और करना चाह रहा हूँ, अच्छी बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं, और आपकी कैंटीन
मैं कब से ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर तो अभी हमने मई के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करना है, तो आप ये नंबर पे कॉन्टिन्यूसली आप इस पे रखा करते रहें, ये आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर देंगे कि हम कब इसको जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। अल्टीमेटली एज फार एज सब्जेक्ट इज कंसर्न जो है वो अच्छी बुक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिहाज से, तो मैं डिटेल में तो अभी नहीं जाऊंगा उसके अंदर क्योंकि वो डिटेल्ड बातें हो जाएगी। स्टार्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान पढ़ना शुरू करें। अच्छी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिहाज से, बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं उसमें से। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान, यहाँ से स्टार्ट करें। मैथ इज स्कोरिंग बट आई एम सो बैड इन मैथ्स। भाई मतलब कंपल्सरी तो नहीं है ना मैथ्स, राइट? जरूरी तो नहीं है कि आपने मैथ्स जो है वो रखना है, अगर मतलब लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू गो फॉर मैथ्स, बट इफ यू वांट टू गो फॉर मैथ्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, राइट, तो गो फॉर इट। लेकिन मैथ्स तो ना ये कहा जाता है कि मैथ्स 100 है या 0 है, ठीक है, दरमियान नहीं है। आंसर ठीक आ गया पूरे नंबर है, आंसर नहीं आया तो 0। उसमें तो नहीं ना कहानी कि आपने 10 सफ़े लिखे थे, 2 सफ़े उसको पसंद आ गए, उसने 6 नंबर दे दिए 12 की जगह, तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। जी सर। सर इधर कहते हैं सर अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया यू मेंशनड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी सूट्स मी, बट मैनी टेल मी दैट टू ऑब्जेक्ट स्टडी बिकॉज़ ऑफ इट्स स्कोरिंग ट्रेंड। कैन यू प्लीज रिदा कह रही है कि सर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और जेंडर में मैं कंफ्यूज हूं। अच्छा मैडम मुझे समझ नहीं आती, अभी दोनों में क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, राइट? जेंडर इज फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप। अगर आप उसे कहें गवर्नेंस रखूं या पब्लिक कैट रखूं फिर तो समझ नहीं आती है, लेकिन अगर आप कहेंगे गवर्नेंस रखनी है या जेंडर रखना है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने जेंडर वाले ग्रुप से एनवायरमेंट रखा हुआ होगा, इसलिए आप जो है वो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एनवायरमेंटल रखा हुआ तो जेंडर आप ऐसे नहीं रख सकते। तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड बिटवीन टू सब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट इवन इन द सेम ग्रुप। तो अगर आपका इसका जवाब आप दे दें तो मैं बता सकता हूँ आपको। सर जी आपका करंट अफेयर्स के नोट्स कब आएंगे बुक शॉप के ऊपर? भैया मैं बिल्कुल भैया आजकल उसी पे लगा हूँ और मैं आजकल उसी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह नोट्स जो है वो आ जाएंगे, तो वो बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह सारे नोट्सों को जो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। हाँ जी सर ये जो मर्केंटाइल लॉ है, हाँ सर इसको तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर, इसमें क्या है? मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिकली बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ मर्केंटाइल लॉ है ना, प्राइमरीली कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स रखनी है, अकाउंटिंग फाइनेंस रखनी है, अकाउंटिंग फाइनेंस में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट की बातें जो है ऐसी हैं, तो मर्केंटाइल लॉ बहुत रखते हैं। सो आई हैव सीन मेजॉरिटी पीपल गोइंग फॉर मर्केंटाइल लॉ जिन्होंने या कहीं स्टैट्स मैथ्स रखा हुआ है, या अकाउंटिंग फाइनेंस रखा हुआ है, या इकोनॉमिक्स रखा हुआ है, क्योंकि उनका वो सिस्टम ही मैथ्स और नंबर्स और उस तरह की गेम का है। तो मर्केंटाइल लॉ इज प्राइमरीली मोर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अच्छा जी सर जी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को डूज में 4 पॉइंट्स गेन हुए हैं, गुड, लेकिन बैलेंस शीट्स और लेजर्स टैली नहीं होते अक्सर, और एक स्टेप की वजह से पूरे क्वेश्चन फेल हो जाता है। बात आपकी बिल्कुल सही। ये एट डेटा से ऐसे ही होता है कि आपने क्योंकि एंड पे जाकर अपने लेजर्स को बैलेंस करना होता है, टैली करना होता है, वो नहीं होता तो नंबर आपको कट जाते हैं। लेकिन आई सर्टेनली बिलीव कि अगर आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में और आपके डूज में से 4 पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं और आपने सारा क्वेश्चन पूरा किया है, तो फिर तो एंड पे जाके लेजर बैलेंस होगा ही होगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा लेजर बैलेंस, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है, इंटरेस्ट ना होने की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से, जिसकी आपको शायद बहुत इजी है नहीं आप सब्जेक्ट को, दैट इज व्हाई वो लेजर बैलेंस नहीं होता। तो मेरा सर्टेनली फील है कि थोड़ी प्रैक्टिस करके देखिए इसकी, किसी ऐसे टीचर को चेक करवा लें जो कि ना इस सब्जेक्ट को अकाउंटिंग ऑडिटिंग को जानता हो, उसको सीए का कोई स्टूडेंट हो या टीचर हो, उसको पता चले, वो आपको ज़रा बेहतर समझा सकता है कि ये अकाउंट ये बैलेंस क्यों नहीं होना चाहिए। सर कैन यू प्लीज रिकमेंड सम गुड बुक्स फॉर क्रिमिनोलॉजी, अ लोकल वन एंड अ बुक बाय फॉरेन ऑथर? कारवान बुक्स वालों की क्रिमिनोलॉजी की बुक अच्छी है लोकल के अंदर, अगर आपने पढ़नी है स्टार्टिंग के लिए वो अच्छी आपके पास बुक जो है वो एग्जिस्ट करती है, वहाँ से आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो है वो बाकी जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बाकी बुक्स भी आपको रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट फ्रॉम द कारवान्स क्रिमिनोलॉजी बाय कारवान बुक्स वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर ऑन जेंडर वर्सेस जीपीपी गुरेदा कहती है कि सर मेरा एक सब्जेक्ट रहता है, आई इनिशियली चोज जेंडर, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया। अब आई हैव गॉन फॉर जीपीपी, लेकिन वो स्कोरिंग होता है अब ज़रा सा। अच्छा वो ये कह रही है कि मेरा एक सब्जेक्ट ही मिसिंग है, एक सब्जेक्ट ही रहता है, या मुझे मैं जीपीपी रखना है या मेरा जेंडर रखना है, बाकी इसका मतलब है कि आपने 200 सब्जेक्ट 200 का नंबर रखा हुआ होगा आईआर पॉलिटिकल साइंस में से,
एक आपने जो है वो रख लिया बेसिकली लॉ में से 300 हो गया, एक आपने हिस्ट्री में रख लिया 400 हो गया, राइट। एक आपने मेरा ख्याल रखा होगा लैंग्वेजेस वाली साइड से वो आपके पास है, ठीक है। सब मतलब ये पूरे हो गए 500 और एक में आपके कंफ्यूज है कि इसमें हम कौन सा सब्जेक्ट रखें, ठीक है। अच्छा मैडम, अगर आप इस चीज में कंफ्यूजन है कि जीपीटी रखना है कि जेंडर रखना है, मेरा अपना जाती ओपिनियन है कि ये ना प्लस पहला जो पॉइंट है ना, पहले पॉइंट में ही जीपीटी थोड़ा सा जेंडर से कम है फर्स्ट पॉइंट में। और मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट है इसका मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है। जीपीटी का सबसे बड़ा मसला है कि जीपीटी का मटेरियल ज्यादा अवेलेबल नहीं है, राइट। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूं, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर सकती हैं, सवाल किया रिदा, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर सकती हैं और लाहौर से ताल्लुक रखती हैं, आप अगर एफसी कॉलेज जा सकती हैं, तो एफसी कॉलेज में आप पब्लिक पॉलिसी का एक सेंटर है, वहां पर आपको डॉक्टर सईद शफकत मिलेंगे, राइट। ही इज बेसिकली द पायनियर ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन पाकिस्तान। मतलब उनसे बड़ा टीचर नहीं है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का पाकिस्तान के अंदर, और मतलब वो तो सिविल सर्विसेज अकेडमी में भी पढ़ाते रहे हैं और वहाँ के जो है डायरेक्टर भी नहीं है। और जितने बड़े बड़े टीचर्स आपको आज गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी के मिलेंगे वो सईद शफकत के स्टूडेंट हैं। आप सईद शफकत साहब से एक मीटिंग रख लें, उधर के डिपार्टमेंट में चले जाएं और उनसे कहें जाके कि मुझे सईद शफकत साहब से मिलना है और मुझे मेमोरी पूछ जाए, ठीक है। और अगर उनके नोट्स मिल जाए आपको, सईद शफकत साहब की राइटिंग्स मिल जाए आपको, तो वो आप जो है वो ज्यादा बेहतर है आपका। आई एम नॉट सेइंग इट, मैं ये नहीं कह रहा कि बेसिकली कंपल्शन है इस बात की, लेकिन मुझे लगता है 30% शोर हो गए, 30%, 70% नहीं, कि मुझे लगता है कि शायद पेपर भी उनके हाथ से निकलता है, क्योंकि ही इज द बिगेस्ट नेम ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी पाकिस्तान। तो उनसे जाकर मुलाकात अगर हो सकती है तो कर लें, क्योंकि वो मुलाकात करना थोड़ा मुश्किल काम होता है थोड़ा सा, लेकिन कभी कभार चलते फिरते ही मुलाकात हो जाती है। तो मैंने 2 दफा मुलाकात की उनसे, लेकिन चलते चलते ही मुलाकात की है। उनका टाइम इतना नहीं है, उस बिल्डिंग तक जाना है, रास्ते में जो पूछना पूछना, तो मैं कैसा ठीक है, तो उधर पूछ लिया था। तो बहरहाल इफ यू गॉट लक टू मीट डॉक्टर सईद शफकत, वो आपको गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो पहला ही मसला आ जाता है वहाँ पे मटीरियल का। तो गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी का मटीरियल नहीं है मेरे ज़्यादा, बहुत कम लोग लिखते हैं इसके ऊपर। तो अगर आपको बाबाई गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना आप जेनरल से